So guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So भाई और बहनों शुरू करते हैं डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई के लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। मतलब जो लास्ट डे पे तुम लोगों को जो क्वेश्चंस देख के जाने हैं ना, वो सब कुछ हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन क्रैकर्स है, सो वी कॉल दिस एज क्वेश्चन क्रैकर्स। अभी तक हम लोग ने काफी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन क्रैकर्स किए हैं, तो आपने अगर नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो प्लीज एक बार वो क्वेश्चन क्रैकर्स देखना, बिकॉज लास्ट डे पे इतने भी अगर क्वेश्चन तुम लोग करके गए, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। और उसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास खुद के कौन से क्वेश्चंस होंगे, यू कैन ऐड दोस क्वेश्चंस विद दीस क्वेश्चंस एज वेल। तो ये नोट्स किधर मिलेंगे? नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो यस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई के क्वेश्चन क्रैकर से। एंड यस, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल दोस्तों, एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक छोटा सा लाइक तो बनता है। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन डिडक्शन का क्या है? सर कैसे चैप्टर है ये? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। देखो, सबसे पहले पूछा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ध्यानचंद अंडर चैप्टर 6A फॉर AY 24-25। पूछा क्या सीधा हम उन्होंने? डिडक्शन पूछा है, ठीक है। मिस्टर ध्यानचंद एज्ड 65 years is working with ABC Limited. His income comprises of income from salary of 18,50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ 75,000। ठीक है, उसका एज कितना था? 65 ईयर्स का था। उसको सैलरी मिलता है 18,50,000 और फिक्स डिपॉजिट मिलता है 75,000। अभी एक चीज समझो, 65 ईयर के बंदे को जब 75,000 का फिक्स डिपॉजिट मिलता है, डोंट यू थिंक उसको 80 टीटीबी का भी डिडक्शन मिलना चाहिए? बराबर ना? टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, 50,000 रुपीज एवरीबडी। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 75,000 है वो पहले ऐड किया जाएगा मेरे आईएफओएस के अंदर, एंड 80 टीटीबी के अंदर आई विल बी एबल टू टेक अ डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज। आई होप यू आर क्लियर। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 इन public provident fund, can I say this will fall under ATC? Yes. Payment of life insurance premium of 62,000 on the policy taken on 1/4/17 to insure his life, and sum assured is 4 lakhs. Can I say since the policy is taken after 1/4/2012, sum assured का 10% और जितना भी मैंने प्रीमियम पे किया whichever is lower का मुझे डिडक्शन मिलता है। So इधर 4 lakhs का 10% comes to what? 40,000 rupees. So 40,000 or 62,000, whichever is lower, comes to 40,000 rupees. So 40,000 rupees का ATC के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। एक नंबर, ओके। उसके बाद डिपॉजिट ऑफ 45,000 इन अ 5 year टर्म डिपॉजिट विद बैंक। अगेन 5 year टर्म डिपॉजिट है, इसकी वजह से दिस विल ऑल्सो फॉल अंडर ATC। एकदम मस्का चस्का। यस एवरीबडी, ओके। कॉन्ट्रीब्यूटेड 2,10,000 बीइंग 15% ऑफ हिज सैलरी। ओके, कैन वी टिल हियर कैन वी सी इन द आंसर कि हम लोग बराबर कर रहे हैं कि नहीं? देखो ना, 80C के अंदर 150 आ गया, बराबर। 80C के अंदर 40,000 आ गया। सर 150 किधर का आया? देखो 150, उसके बाद ये 40,000 इधर का, एंड 5 year टर्म डिपॉजिट वाला 45। देखो 45 आया क्या? देखो ना 45 भी आएगा। सो 2,35,000 टोटल, एंड 80C के अंदर भी उन्होंने क्या करके रखा है? रिस्ट्रिक्शन करके रखा है 1,50,000 का। तो 80C के अंदर हम लोगों को 150 का डिडक्शन मिल जाएगा टोटल मैक्सिमम, बराबर है? ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इज एब्सोल्युटली डन। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूटेड 2,10,000 बीइंग 15% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। Sorry, 15% of his salary, which is basic salary plus dearness allowance, which forms part of the retirement benefits. ठीक है, to the NPS of the central government, and matching contribution was made by ABC Limited. Now, do you remember this? That हम लोग ने अगर एम्प्लॉई ने और एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉई ने अगर एनपीएस के अंदर अगर कंट्रीब्यूट किया होगा, तो हम लोगों को कुछ डिडक्शन मिलता है। कितना डिडक्शन मिलता है याद है क्या? जितना भी कंट्रीब्यूशन किया, जितना भी कंट्रीब्यूशन किया, और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर का मुझे डिडक्शन मिल जाता है। और जितना भी डिडक्शन मुझे नहीं मिला है, उतने डिडक्शन का मुझे अलग से एक सेक्शन दिया है, एक सेक्शन नंबर 80। क्या है? 80 CCD 1B। क्या लिखा है? 80 CCD 1B। 80 CCD 1B के अंदर अनदर 50,000 रुपीज का उन्होंने रूम ओपन करके रखा है।
सो अगर मुझे 2,10,000 में जो भी तुम्हारा काटा-कूटी जो भी होगा, वो हम तुम लोग बाद में करो। सबसे पहले कह रहे हैं से कैन वी ब्लॉक द फंड्स इन एटीसीसीडी-1B? यस, सो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? सबसे पहले हम लोग करेंगे 50,000 रुपीज़ ब्लॉक कर देंगे एटीसीसीडी-1B के अंदर। बराबर वो 50,000 का उधर डिडक्शन मिल जाएगा। बराबर? तो बचा कितना? अगर 2,10,000 में से 2,10,000 में से अगर मैंने 60,000 रुपीज़ सॉरी 50,000 रुपीज़ माइनस किया, सो बचता कितना है? 1,60,000 बराबर है? सो ये 1,60,000 जो है उन्होंने क्या बोला है 15% ऑफ हिज सैलरी। मुझे डिडक्शन कितने का मिलता है? सिर्फ 10% का ही मिलता है एवरीबॉडी। ओके, ठीक है। सो प्लीज़ इधर सब लोग ध्यान देंगे। प्लीज़ इधर सब लोग ध्यान देंगे। ये होता है 160 बराबर है? ये 160 है क्या? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हो गया है। बराबर है? ये 160 है क्या? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हो गया है। ओके, अभी देखो 2,10,000 क्या है? 2,10,000 15% ऑफ सैलरी है। हम लोगों को डिडक्शन कितने का मिलता है? हम लोगों को डिडक्शन मिलता है 10% ऑफ सैलरी का। तो अगर 2,10,000 इज़ 15 देन व्हाट इज़ 10? अगर ये मैंने कंट्रीब्यूट किया फिर कैलकुलेट किया तो 2,10,000 इज़ 15% ऑफ सैलरी। सो 2,10,000 इंटू 10 ये करूँ 2,10,000 lakhs इंटू 10 by 15 करूँ? I will get the answer as 1,40,000 बराबर ना? सो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इज व्हाट? एक्चुअली 2,10,000 बट उसमें से 50 तो उधर पार्क किया ना एटीसीसीडी 1B में। तो इसकी वजह से मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इज 160 एंड 10% ऑफ सैलरी इज गोइंग टू बी 140। कैन आई से फॉर मी व्हाट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल? मतलब व्हाट इज गोइंग टू बी अलाउड एज अ डिडक्शन व्हिच एवर इज लोअर व्हिच मींस व्हाट 1,40,000। Is everybody clear? So actual contribution or 10% of salary, whichever is lower, comes to what? 1,40,000 rupees. So 1,40,000 में 80 CCD 1 के अंदर लूंगा, 80 CCD 1 के अंदर मैं 1,40,000 का डिडक्शन लूंगा। देखो ना, contribution to NPS to central government 160 which is your contribution which is 2,10,000 minus 50,000 बराबर। बीइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1B रिस्ट्रिक्टेड, ये जो अमाउंट है कंट्रीब्यूशन तुम्हारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। सो अगर रिस्ट्रिक्शन का अगर मैंने बात किया तो 1,40,000 इधर आता है और बाकी का जो 50,000 है वो किधर जाएगा? 80 CCD 1B में जाएगा, जो नीचे लिखा है 50,000 रुपए। एकदम बराबर है। अभी तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों को एटीसी 80 CCC और 80 CCD 1 ये जो तीन सेक्शंस है वो तीनों सेक्शंस का टोटल अमाउंट गेट्स रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 और जो लिखा है 80 CCE के अंदर। सो भले मुझे 80C के अंदर 150 मिल रहा था, भले मुझे 80 CCD 1 के अंदर 140 मिल रहा था, टोटल कम्स टू 290 बट दिस एंटायर अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज जो लिखा है 80 CCE के अंदर। बराबर है? जो 80 CCD 1 में नहीं मिल पाया उसका 50,000 रुपीज का डिडक्शन मैंने किधर ले लिया है? 80 CCD 1B के अंदर ले लिया है। एकदम बराबर एवरीबॉडी। ओके, नाउ ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। क्या बोला है? अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय एबीसी लिमिटेड। मतलब एम्प्लॉयर ने भी मैचिंग कंट्रीब्यूशन किया। अगर मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है, डोंट यू थिंक पूरा का पूरा जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है वो पहले मेरे सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा एज अ परक्विजिट। मतलब टोटल 2,10,000 रुपीज मेरे पूरे के पूरे इनकम में ऐड हो जाएगा। और जब भी डिडक्शन लूंगा, डिडक्शन विल बी द सेम, दैट इज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ द एम्प्लॉइज सैलरी विच एवर इज लोअर। तो हम लोग ने ये ऑलरेडी निकाल दिया है, विच एवर इज मतलब ये निकाल दिया है विच इज गोइंग टू बी 1,40,000। ये ऑलरेडी हम लोग ने निकाल दिया है ना, तो इसके वजह से ये सीधा का सीधा इतना ही आएगा। देखो ना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस विच विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। ये 10% ऑफ सैलरी 1,40,000 है, तो विच एवर इज लोअर क्या आने वाला है? 1,40,000। तो ये 80 CCD 2 का डिडक्शन हो गया। इनकम में कितना जाएगा? पूरा का पूरा 2,10,000 जाएगा। डिडक्शन में हम कितना लेंगे? विच एवर इज लोअर वाला लेंगे, विच इज गोइंग टू बी 1,40,000। आर यू क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? देखो, ये हो गया 1/4 सॉरी, ऊपर का पॉइंट हो गया ना। हाँ, अभी आ जाओ ऑन 1/4/2023 मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ 1,08,000 एंड 80,000
paid as lump sum to ensure his and his wife aged 58 years. मैं 65 का हूँ, मैं 65 का हूँ और मेरी बीवी कितनी 7 साल छोटी है भाई, 7 साल छोटी है, सीखो जरा सीखो, मतलब पॉसिबल है, ऐसा टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली टू हिज वाइफ हेल्थ, वाइफ हेल्थ बेसिकली रिस्पेक्टिवली फॉर 4 years, एक मिनट, फॉर 4 years, मतलब ये जो भी पेमेंट हुआ है 1,08,80,000 का, वो 4 साल के लिए पेमेंट हुआ है। तो डोंट यू थिंक मुझे तो डिडक्शन एक ही साल का मिलेगा, बराबर? तो कैन आई से 1,08,000 अपॉन 4 प्लस 80,000 अपॉन 4। सो डोंट यू थिंक आई विल गेट द आंसर एज, ये कितना आएगा, 27,000 एवरीबडी, प्लस 80,000 अपॉन 4 कम्स टू 20,000 रुपीज। सो टोटल मेरा कितना बन गया, 47,000 रुपीज बन गया। एवरीबॉडी incurred 46,000 towards medical expenditure of his father, father का कैटेगरी अलग होता है, बराबर है, aged 65 years, who is not dependent and no insurance policy has been taken for his father. So entirely 46,000 का मेरे फादर के लिए भी 80D के अंदर मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, ये भी 80D, सिंपल है। ओके, he spent 6,000 rupees for preventive health checkup of his wife, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज वाइफ। एक मिनट, वाइफ कौन से कैटेगरी में आती है, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये कैटेगरी में आती है, मतलब ये ऊपर का कैटेगरी में आती है, बराबर है। देन इन दैट केस वाइफ के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया, मेरे लिए लिमिट कितना है, मेरे लिए लिमिट इज 50,000 रुपीज का लिमिट, बट सर वो तो वाइफ 58 years की है, डज नॉट मैटर, अगर वो कैटेगरी में मैं, मेरी स्पाउस या फिर मेरे चिल्ड्रन 60 या 60 के ऊपर होंगे, तो वो एंटायर कैटेगरी का लिमिट चेंज होकर 50,000 रुपीज हो जाता है, राइट। सो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो 5,000 तक अलाउड होता है, बराबर, पर मैंने मैंने 5,000 पूरा लूंगा क्या, नहीं लूंगा, बिकॉज मेरे लिए लिमिट कितना है 50,000, उसमें से 47,000 का ऑलरेडी यूटिलाइजेशन हो चुका है, बचा कितना, 3,000। सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैं सिर्फ 3,000 तक का ही ले सकता हूँ अंडर सेक्शन 30, अंडर सेक्शन 80D। सो इसके अंदर, ये 80D के अंदर मैं 3,000 रुपीज का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन ले सकता हूँ, एकदम बराबर। एक बार लिखते हैं क्या, मत देखते हैं क्या कितना है। सो 47,000 प्लस 3,000, ये मेरा कैटेगरी हो गया, मतलब मेरा स्पाउस का और चिल्ड्रन का, और मेरे पेरेंट्स के लिए 46,000। सो देखो इधर सब लोग, 80D के अंदर 47 इधर आ गया, 3,000 इधर आ गया मेरे कैटेगरी में, मेरे पेरेंट्स के कैटेगरी का 46, सो 40 प्लस 46 प्लस 50 कम्स टू 96,000 रुपीज, एकदम बराबर। ओके, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। ही हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 90,000 रुपीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज मदर बीइंग अ पर्सन ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी, मतलब उसने उसके मदर के लिए जिसका सीवियर डिसेबिलिटी है, उसने क्या किया, उसके लिए उसने खर्चा किया। तो कहने से ये 80DD के अंदर आ जाएगा, डिपेंडेंट रिलेटिव, राइट। तो इसकी वजह से टोटल सीवियर डिसेबिलिटी है, इसकी वजह से 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन उसको मिल जाएगा। तो इधर 125 का उसको क्या मिल जाएगा दोस्त, फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। तो सर ये तो इतना ही है, इतना ही नहीं है, अगर तुझे याद होगा तो ऊपर मैंने तुम लोगों को एक चीज बोला था, 80 TTB का भी उसको 50 का डिडक्शन मिलेगा। सो हम लोग नीचे आएंगे और 80 TTB का 50 का डिडक्शन लेंगे, ये बनता है हिडन एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट्स में नहीं है, तो तुम लोग भूल जाओगे। Understanding, and this is your first question. Let's come to the second question. Mr. Anay manufactures toys in a factory located in Noida. His profit of from the manufacture of toys for assessment year 24-25 is 1.85 crore. मतलब उतना profit है. And total turnover is 18.70 crore. ठीक है, no problem. On 1st April 2023, there were 100 employees engaged in this factory. Due to increase in demand of his products, he employed 140 additional employees. मतलब बावा, वो बात कर रहा है 80JJA का, बराबर है। ओके, नाउ 15 employees, कैजुअल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन 15th of April, और अभी तक हम लोगों को मालूम है, हम लोग ने ये पहले किया हुआ है, कैजुअल एम्प्लॉइज, रेगुलर एम्प्लॉइज, ऐसे दो टाइप्स के एम्प्लॉइज होते हैं। रेगुलर एम्प्लॉइज आरपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, एंड कैजुअल एम्प्लॉइज आरपीएफ में इन्वेस्ट नहीं करते, पर नीचे उन्होंने देना चाहिए कि क्या होता है रेगुलर एंड कैजुअल। देखो,
regular and contractual employees participate in the recognized provident fund while casual employees do not. Casual employees do not participate in recognized provident fund. ओके डन। तो ये कैश ओके 80 का डिडक्शन चाहिए तो मुझे तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी तीन कंडीशन है? सबसे पहले तुम्हारा एमोल्यूमेंट जो है ना वो अप टू 25,000 होना चाहिए, बराबर। दूसरा तुम लोग ने एटलीस्ट तुम लोग ने इक्वल टू और मोर देन 240 डेज इन नॉर्मल केसेस, या फिर अगर तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग या अपैरल में हो, अपैरल केस में, देन इन दैट केस इक्वल टू और मोर देन 150 डेज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तुम यू शुड बी वर्किंग इन द कंपनी फॉर दीज मेनी डेज। एंड तीसरा तुम लोग ने आरपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कैजुअल एम्प्लॉई है, मतलब आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इसका डिडक्शन तो मिलने ही नहीं वाला है, उसका इमोल्यूमेंट कितना भी हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 40 रेगुलर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन 1st May 23 ऑन मंथली इमोल्यूमेंट्स ऑफ 22,000 पर मंथ। वापस बोलते हैं 22,000 पर मंथ, मतलब कहना है इससे पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड कंडीशन भी हो रहा है बिकॉज वो रेगुलर एम्प्लॉई है और वो 1st May को आया था, इसके वजह से ये 240 डेज के भी ऊपर है। इसके वजह से इधर कैसे होगा मालूम है? 40 एम्प्लॉइज इंटू 22,000 पर मंथ, ऐसे कितने मंथ्स है? 1st May को ज्वाइन हुआ हो, यानी से 11 मंथ्स। जो भी आंसर आएगा, मतलब ये ठीक है, ये इधर आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन 1st July फॉर 2 years ऑन मंथली इमोल्यूमेंट ऑफ 15,000। कैन आई से दिस इज ऑल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड? लेस देन 25 आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है और 240 डेज से ज्यादा है, बराबर है। तो इसकी वजह से ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसकी वजह से 25 इंटू 15,000 पर मंथ इंटू जुलाई को आया, मतलब कहने से 9 मंथ से था एवरीबॉडी। पॉइंट नंबर डी पे आता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन 1st August 23 ऑन मंथली इमोल्यूमेंट ऑफ 30,000, इधर ही आउट, 25 के ऊपर गया। 25 रेगुलर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन 1st October 23 ऑन अ मंथली इमोल्यूमेंट ऑफ 22,000, ठीक है। तो 1st October को किया था, तो 1st October मतलब कितना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स इंटू 3 अगर मैंने किया तो 30 अगर मैंने किया तो आई विल गेट द आंसर अराउंड 180 डेज विच इज नॉट एक्सीडिंग 250 डेज, 40 डेज। तो इसके वजह से ये 240 डेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसको डिडक्शन मतलब बेसिकली कंसिडर नहीं करेंगे। कंप्यूटर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए इफ अवेलेबल टू मिस्टर अनय फॉर असेसमेंट और वट एवर, assuming that monthly emoluments were paid by use of ECS, ठीक है। then would your answer be different? So क्या क्या होगा? हम लोगों को मालूम है कि 40 इंटू 22 इंटू 11 मंथ्स प्लस 25 इंटू 15,000 इंटू 9 मंथ्स। देखो एक बार, 22 इंटू 40 इंटू 11 मंथ्स प्लस 15 इंटू 9 इंटू 25 मंथ्स, ये आएगा मेरा टोटल कॉस्ट। उसका कितना परसेंट? 30%। सिंपल एवरीबॉडी। Would your answer be different if Mr. Anna is engaged in the manufacture of apparel? If I'm in the manufacturing of apparel, the limit of persons working in the company comes to 150 days, right? So ऊपर जिधर जिधर क्रॉस किया है उधर उधर ढूंढो कि भाई वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिधर बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था पर वो 240 डेज वाला नहीं हो रहा था। सिर्फ पहले इसमें तो आरपीएफ में ही नहीं जा रहा था वो, तो ये नहीं आएगा। सेकंड इसमें तो वो 30,000 25 के ऊपर था तो वो नहीं आएगा। थर्ड इसके अंदर वो ये तो 25 के नीचे ही है, ये भी रेगुलर ही है, बट द पॉइंट इज ये जो काम करने वाला है वो सिर्फ 6 मंथ्स है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 180 डेज। कैन आई से ही इज मोर देन 150 डेज? यस। सो ये जो विल योर आंसर चेंज में ये आंसर यस आ जाएगा, इस पे मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। सो मेरा एडिशन हो जाएगा, मतलब टोटल कॉस्ट कितना है? 39,16,500 प्लस जो ऊपर के जो दो ऊपर के पॉइंट्स थे 22,000 इंटू 25 इंटू अक्टूबर में आया, मतलब 6 मंथ्स। यस, माई आंसर वुड बी डिफरेंट इफ इसमें ऐड हो जाएगा 130 तो सेम होगा, और ये नहीं, ये 130 सेम होगा, प्लस करेंगे 22 प्लस 6 इंटू 25 विच कम्स टू 33 lakhs।
टोटल कॉस्ट कितना हो गया कंपनी का 163,55,000। इसका कितना परसेंट 30%। एक नंबर भाई, ये मेरा आंसर। इज एवरीबॉडी क्लियर? ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है पर मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वजह से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप। ये क्वेश्चन है 80 QQB का। ठीक है। मिस्टर आकाश रिसीव्ड रॉयल्टी ऑफ 2,88,000 फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री फॉर अ बुक ऑथर्ड बाय हिम। ठीक है, बीइंग अ वर्क ऑफ लिटरेरी नेचर। द रेट ऑफ रॉयल्टी इज 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स। Expenditure incurred by him for earning this royalty is 40,000 rupees. ठीक है। The amount remitted to India till 30th September 24 is 2,30,000। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? उनको ये बोलना है कि जब भी हम लोग डिडक्शन लेते हैं 80 QQB का, उसमें उन्होंने बोला है कि भाई फाइनेंशियल ईयर जैसे एंड होगा, उधर से विद इन 6 मंथ्स, उधर से विद इन 6 मंथ्स तुम लोग ने इंडिया में रेमिट करना चाहिए, तो ही तुझे डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके। द रिमेनिंग पार्ट वाज नॉट रेमिटेड टिल 31st of March 25, मतलब नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ था। कंप्यूट द अमाउंट इंक्लूडेबल इन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आकाश एंड द अमाउंट ऑफ डिडक्शन विच ही इज एलिजिबल फॉर अंडर सेक्शन 80 QQB। नाउ प्लीज पे अटेंशन। इसमें बोला है रॉयल्टी की बात की है रॉयल्टी की बात की है, तो मतलब कहना है से मेरे इनकम के अंदर आ जाएगा 2,88,000 IFOS के अंदर। IFOS के अंदर आएगा 2,88,000। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, और ये कितना होगा 40,000। मेरा IFOS टोटल कितना बनेगा? मेरा IFOS टोटल बनेगा 2,48,000। और ये यही समझो कि मेरा बन गया ग्रॉस टोटल इनकम, बराबर है। इसमें से मुझे रिड्यूस क्या करना है? इसमें से रिड्यूस करना है 80 QQB का डिडक्शन। और 80 QQB में बोला है कि अगर मुझे लमसम रॉयल्टी जब मिलता है, तभी मुझे रॉयल्टी का जो परसेंटेज होता है, भले मुझे 18% मिला हो, मतलब 2,88,000 इज 18% ऑफ टोटल सेल, बट मुझे डिडक्शन कितने का मिलता है? सिर्फ 15% का ही मिलता है। सो प्लीज टेक आउट योर कैलसीज। कैलसी का जरूर, अच्छा ठीक है, मतलब इधर देखो रॉयल्टी कितना है, डिडक्शन कितना मिलेगा? 2,88,000 इंटू 15/18। क्यों ऐसा? बिकॉज 2,88,000 इज 18%, देन वॉट इज गोइंग टू बी 15%, बराबर। सो दिस अमाउंट कम्स टू व्हाट? 2,40,000 रुपीज। तो इतना डिडक्शन मुझे क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। मेरे इनकम में कितना ऐड हुआ था? मेरे इनकम में 2,48,000 ऐड हुआ था। डिडक्शन कितना मिलना चाहिए? 240 का मिलना चाहिए। बट मेरा रेमिट कितना हुआ है वो तो देखो। वो रेमिट हुआ है, देखना, रेमिट सिर्फ कितना हुआ है? 2,30,000 ही रेमिट हुआ है, बराबर। सो भले 240 होगा, बट रेमिट तो 230 हुआ, तो इतना डिडक्शन मिलना चाहिए। बट नहीं, 230 है, ये मेरा एलिजिबल डिडक्शन है। बट सिंस आई हैव ऑलरेडी टेकन द एक्सपेंडिचर अबाउ, आई विल बी reducing that expenditure from the deduction as well, and this is going to be 1,90,000। याद रखना, अगर इनकम में से डिडक्शन किया है एक्सपेंडिचर का, डिडक्शन तुम लोग करोगे ऑफ द सेम अमाउंट फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो इधर आई एम रिपीटिंग, इधर भले मेरा 15% का आंसर आ रहा है 240, बट सिंस रेमिट ही 230 हुआ था, इसके लिए वो पहले लिया, ये मेरा एलिजिबल डिडक्शन बन गया। बट इसमें से मैंने ऑलरेडी ऊपर 40,000 का डिडक्शन ले लिया था, सो गवर्नमेंट सेड दैट यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अगेन। जितना तुम लोग ने बेनिफिट लिया था, उतना तुम लोग बेनिफिट कम करना। तो 40,000 का तुम लोग करोगे बेनिफिट कम, बराबर। सो मेरा टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,90,000 का ही मिल जाएगा। और ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज टोटल इनकम के क्वेश्चन में टोटल इनकम के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने देखा था, इसकी वजह से आई थॉट दिस इज इंपॉर्टेंट। सो आई होप दैट यू आर क्लियर विथ 100 सेक्शन नंबर 80 QQB ऑल्सो। ओके, आ जाओ लास्ट टू क्वेश्चंस। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू मिस्टर ए, बी एंड सी एंड डी, सैलरीड इंडिविजुअल फॉर AY 25-26। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इफ अवेलेबल और इफ एनी allowable under the provisions of the Income Tax Act 1961 for AY 25-26 for ABCD।
इफ दे हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, बिकॉज अगर शिफ्ट इन करते तो डिडक्शन कौन सा मिलता ही नहीं, तो आउट। ओके, अभी सब लोग इधर फोकस करना आराम से, छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहला लोन किस कभी किसने लिए, कितना का लिया था, 43 लाख। किससे लिया था, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लिया था। डेट ऑफ सैंक्शन क्या है, 1/4/21 को सैंक्शन हुआ था। किसके लिए लिया था, एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिया था फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 45 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9 लाख। अभी फुल फोकस तुम लोग मिस्टर ए पे करोगे। सर ये इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, डेट ऑफ सैंक्शन देखना। इसमें लगेगा 80 EEA, सॉरी हाँ 80 EEA लगेगा, बराबर। 80 EEA के अंदर क्या लिखा है, 150 का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा, बराबर। 150 का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 lakhs। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 lakhs। देखो, एंड ये जो मेरा सैंक्शन डेट है, वो सैंक्शन होना चाहिए 1/4/19 से लेके 31/3/2022 में सैंक्शन होना चाहिए। सैंक्शन हुआ है क्या, हुआ है। बाद में एसडीवी कितना है, 45 lakhs है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए, हाउस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। सो कैन आई से दैट उसका मुझे 80 EEA का डिडक्शन मिलना चाहिए, बट ये जो डिडक्शन होता है, वो डिडक्शन में से सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है अपने 24B को। मुझे बताओ इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इंटरेस्ट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे लगेगा कि एक्चुअल लोन अमाउंट पे लगेगा। ऑफ कोर्स एक्चुअल लोन अमाउंट पे लगेगा, अरे भाई लोन ही 43 lakhs का लिया तो इंटरेस्ट भी 43 lakhs पे लगेगा ना। सो 43 lakhs पे 9% कंप्यूट करो ना। 43 lakhs पे 9% अगर कंप्यूट किया, इट कम्स टू 3,87,000, बराबर है। तो 387 में से कहना से गवर्नमेंट ने बोला कि सबसे पहले यूज करो 387 में से 2 लाख रुपीज टुवर्ड्स 24B। सो मैं 24B के अगेंस्ट कितना यूज करूंगा, 2 लाख रुपीज यूज करूंगा। बचा कितना, 1,87,000। उसमें से 1,50,000 तुम्हारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और तुम्हारा टोटल आंसर आ जाएगा 1,50,000 रुपीज अंडर 80 EEA। सो 24B के अंदर 2 lakhs मिल गया, एंड 80 TTA के अंदर, अगर 80 EEA के अंदर यू विल गेट 1,50,000 रुपीज, बराबर ना। ओके, पॉइंट नंबर ए हो गया। पॉइंट नंबर बी पे आओ। अमाउंट ऑफ लोन 45 lakhs, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, सैंक्शन डेट भी एकदम परफेक्ट है, हाउस प्रॉपर्टी है, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 45 lakhs। भाई अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर एक्सीड करता है 45 lakhs, देन इन दैट केस 80 EEA का तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर 80E का मिल सकता है क्या, नहीं, वो सिर्फ 16-17 फाइनेंशियल ईयर में सैंक्शन हुआ होगा तो ही 80E का मिलता है। 80EEA स्पेसिफिक डेट्स में सैंक्शन होना चाहिए, हुआ है क्या, हुआ है। एचडीबी अप टू 45 lakhs है कि नहीं है ना, इसके वजह से 80 EEA विल नॉट बी एप्लीकेबल, विच मीन्स ओनली एंड ओनली डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B विल बी एप्लीकेबल। सो 45 lakhs पे अगर उन्होंने 9% निकाला तो 24B का सिर्फ मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। So 45 lakhs का 9% comes to 4,05,000, which will be restricted to the extent of 2 lakh. Everybody? And बाकी 80 EEA का तो डिडक्शन नहीं मिलेगा because value exceeds 45 lakhs. Stamp duty value. एकदम मस्त का, मजा आ गया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया बी। अभी सी पे आता है। अमाउंट ऑफ लोन, लोन लिया 20 लाख 20 lakhs का। किससे लिया, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से लिया। सैंक्शन डेट भी लिखा हुआ है। पर्पस ऑफ लोन लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ये बात करता होगा 80 EEB के बारे में। इधर तो कुछ स्टैम्प ड्यूटी इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, कुछ लिखा नहीं है, बराबर। सो दिस सैंक्शन डेट लिखा है 80 EEB का सैंक्शन डेट लिखा है, विच इज 1/4/19 टिल 31/3/23, बराबर। इन दिस केस सैंक्शन कभी हुआ, सैंक्शन हुआ 1/4/2020 को सैंक्शन हुआ, मतलब ये विद इन द लिमिट है, मतलब विद इन द टाइम लिमिट है, बराबर। और उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%, विच विल बी कंप्यूटेड ऑन 20 lakhs, तो बेसिकली 2 लाख रुपीज, बराबर। तो ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपीज का 80 EEB के अंदर डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज। सो 80 EEB के अंदर ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। एकदम मस्त। ओके,
ये बन गया तेरा पॉइंट नंबर सी। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर डी का। पॉइंट नंबर डी में अब अमाउंट ऑफ लोन तो लिया 15 lakhs, पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया वो भी ठीक है। अमाउंट, सॉरी, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन, अभी सैंक्शन किसके लिए लिया था? इलेक्ट्रिक व्हीकल। सैंक्शन कभी किया? 33/2019। कभी से सैंक्शन होना चाहिए, पीरियड क्या है? 1/4/19 से लेके 31/3/23। और ये हुआ है सैंक्शन एक दिन पहले, दैट इज 33/29। और इसके वजह से इवन दो बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, पर उसको ATEE-B के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उसको वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ही विल नॉट गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन ATEE-B। आई होप यू आर क्लियर। यस एवरीबडी, ये अपना कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। इजी था। तुम लोगों को ना डेट ऑफ डिसबर्समेंट नहीं देखना है, हाँ? याद रखना एग्जाम के अंदर तुम लोग डेट ऑफ डिसबर्समेंट नहीं देखोगे, डेट ऑफ सैंक्शन देखोगे। और डेट्स तुम लोग याद रखोगे, ATEE का स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है, ATTT बी का स्टार्ट डेट एंड डेट, TT क्या बोल रहा हूँ, ATEE और ATEE-B का स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है, वो हम लोगों को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। परफेक्ट है। अभी आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है अपने ATG के बारे में बात करता है वो। ठीक है। मिस्टर शिवा एज्ड 58 ईयर्स हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 7,75,000 कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, उसका एज 58 है। ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स। Premium paid to ensure the life of her major daughter. Policy taken on this date. Assured value is this. Can I say it will be restricted to the extent of 10% of 1,80,000? Comes to 18,000. तो मुझे 18,000 रुपीज पे ATC के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। बराबर है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ इज 12, स्पाउस इज 14। कैन आई से 26 टोटल आ जाएगा, और मेरा तो एज 58 ही है। इसके वजह से मुझे 25,000 का ATD के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 25 तक। ठीक है। बाद में डोनेशन, डोनेशन सबसे एंड में करना, बिकॉज ATG के एक रिक्वायरमेंट में ऐसे लिखा है कि तुम लोगों को एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ता है, और वो एडजस्टेड टोटल इनकम में ऐसे लिखा है कि नॉर्मल जो ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, उसमें से माइनस करो बाकी सब डिडक्शंस ATG छोड़ के। तो ये सबसे एंड में हम लोगों को करना है। ठीक है। LIC पेंशन फंड, ये ATC नहीं है, ये ATCCC है। बराबर 60,000। डोनेशन टू चिल्ड्रन, नेशनल चिल्ड्रन फंड, डोनेशन PPF इज ATC। सो ATC का क्या क्या आया? ATC का आया 18,000, ATC का आया 1 लाख। सो 1,18,000 ATC आया। बाद में ATCCC कितना आया? 60,000 आया। बराबर। सो इधर देखो, 1 लाख रुपीज इधर, 18,000 रुपीज इधर, 60,000 रुपीज इधर। टोटल कितना बन गया? टोटल बन गया 1,78,000, विच विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 150 एज पर सेक्शन 100, सॉरी, एज पर सेक्शन ATCCE। सो टोटल कितना आ गया? 1,50,000। इजी बॉस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। नाउ there is one point of ATD also. So ATD 25,000. Now we are going to discuss something about ATG. Now in ATG, if you remember, there are two parts: Part A, Part B. Part A was without any condition. Part B was with condition. Under Part A, see, it was something like this. Part A, 50%, 100% without restriction. Part B, 50% and 100% with restriction. And what is the restriction? Okay, first we'll talk about part number A or category number A. कौन से ऐसे डोनेशंस है जो कैटेगरी ए में आता है? कौन से डोनेशन है वो कैटेगरी ए में आता है? मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, वो कैटेगरी ए में आएगा, विच इज गोइंग टू बी कैटेगरी ए, 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट कंडीशन। एंड सेकेंड वन इज डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, ये भी कैटेगरी ए में आएगा, पर इसका आएगा 50%। ड्रॉट रिलीफ फंड एक ही था, 50%।
तो सर बाकी का क्या है? तो सर बाकी का क्या है? डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो पार्ट बी में आता है, और पार्ट बी में कौन से केस में आता है? 100% के केस, सॉरी 50% के केस में आता है। बराबर है। और डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैंने तुम लोगों को एक स्टोरी बताया था इसमें, मेरा फैमिली, माय फैमिली गिव्स 100% इन ओलंपिक्स। सो फैमिली, ओलंपिक्स एंड, अगर ये दो चीज दिखी, फैमिली एंड ओलंपिक्स, उस पे लगता है 100%। सो इस पे प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के केस में ये आएगा पार्ट बी के अंदर विथ 100% डिडक्शन। एवरीबडी, तो कैन आई से पार्ट ए बहुत ही सिंपल है। पार्ट ए है क्या? पार्ट ए विथ 100% क्या है? पूरा का पूरा 25,000। सो ये 100% में लिखता हूँ 25, बराबर। ये 50,000 भी था ना पार्ट ए में। हाँ, 25,000 का हाफ देखना इधर, 25,000 का हाफ विच इज 12,500। तो इधर आएगा 12,500। करेक्ट एवरीबडी? ओके। आफ्टर दैट लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई पार्ट बी। Let's try to identify part B. Now, in part B, what happens is don't compute anything in part B. They just told you to do one thing. Do one thing, boss. Whatever will be your contribution in part B, you write that. What is my contribution in part B? Don't do 50, 100. Okay. What is my contribution? My contribution in part B is going to be 50,000 rupees, and family running 40,000 rupees. So total contribution comes to 90,000. Correct? No problem in this. Okay. See, I'll show you the exact formula which is given. I will show you the exact formula so that you won't get confused here. See, total donation as per part B category, we wrote it, and 10% of adjusted total income. 10% of adjusted total income. Where is the question cracker? Yes. So मेरा total donation कितना हो गया? 90 as per part B, without any use, without any percentage apply, without applying any percentage, which comes to 90,000. Second is 10% of adjusted total income. What is the meaning of adjusted total income? Adjusted total income comes as gross total income reduced by all the other incomes, reduced by all the other expenditures except for ATG. Leave ATG, other than ATG, everything will be reduced. So, can I say that my GTI was 775 earlier? From 775, I will reduce everything which is there except for ATG. So can I say from here, I will reduce everything by 775 minus 150 minus 25. I will get the answer as 775 minus 175 comes to what? 6 lakh rupees, everyone. Correct? So on 6 lakh rupees, I will compute, on 6 lakh rupees, I will compute 10%, right? 10% of adjusted total income. So 6 lakhs ka 10% comes to 60,000 rupees. How did I understand? 6 lakhs का 10%, बराबर है। सो विच एवर इज लोअर क्या आता है? विच एवर इज लोअर इज 60,000। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? डिडक्शन बन गया। अभी इसको हम लोगों को बाइफरकेट करना है 100% एंड 50%। सो फर्स्ट प्रेफरेंस गिव टू 100% एंड देन 50%। यू आइडेंटिफाई पार्ट बी में 100% कौन से थे बताओ? पार्ट बी में 100% कौन से थे बताओ? पार्ट बी में ए नहीं है। पार्ट बी में डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 40,000। तो इसको पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे? 40,000 दे देंगे। सो 60 में से 40,000 100% को चला गया। अभी बचा कितना? अभी बचा कितना? अभी बचा 20,000, और जितना बचा उसका 50% कम्स टू 10,000। सो टोटल डिडक्शन अंडर एज पर पार्ट बी कम्स टू 50,000 प्लस इधर टोटल आया 37,500। सो 37,500 प्लस 50,000 कम्स टू 87,500। ये मेरा टोटल बन गया डिडक्शन। ये मेरा टोटल बन गया डिडक्शन।
and which is exactly matching with it, and which is 5,12,000. So कैसे आया ये? 775 minus 150 minus 25 minus 87,500. So please try to understand. I'm just concluding this. In part A, we don't need to use any limits. So whatever will be the limit, whatever will be the amount, 50%, whatever will be the amount, 100%. I got the plain answer as 37,500. But जब भी मैं पार्ट बी निकालता हूँ, पार्ट बी में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि 50 वाले कौन से और 100 वाले कौन से। तो पहले जितना भी तूने कंट्रीब्यूट किया है वो 90,000 इधर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जीटीआई आइडेंटिफाई कर विदाउट डिडक्शन ऑफ 80G ऑफ कोर्स, बट आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग विच इज 6 lakhs 775 minus 150 minus 25 बराबर, तो 6 लाख रुपीज। सो इसका 10% निकालो, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच कम्स टू 60,000, विच एवर इज कम्स टू लोअर इज 60,000। ये 60,000 में से अभी मुझे बाइफरकेट करना है 150 में। पहले देखो कि भाई पार्ट बी के अंदर 100% कैटेगरी कौन सी थी, तो ये 40,000 तो इधर लिख दिया, बराबर है भाई। और उसके बाद बचा कितना, बचा 20,000 रुपीज बचा, तो उसका कितना परसेंट आएगा, 50% आएगा, इट कम टू 10,000 रुपीज। तो पार्ट बी ऐड करो, पार्ट ए 37,500 ऐड करो, you will get the answer as 87,500. I hope that you are crystal clear with this question. सो दोस्तों हम सो आई हैव ट्राइड टू डिस्कस, मतलब मैंने एटीसी तुम लोगों के साथ डिस्कस किया, एटीसीसीसी किया, एटीसीसीडी 1 किया, एटीसीसीडी 1B का तुम लोगों को एडजस्टमेंट दिखाया। उसके बाद मैंने बताया कि भाई एटीडी कैसे होता है, अलग अलग वेरिएशंस दिखाए। उसके बाद एटीईई ए का मैंने रिवाइज करवाया, एटीईई बी रिवाइज करवाया, बाद में याद है एटीडीडी करके डिपेंडेंट रिलेटिव का पॉइंट था, वो एक बार रिवाइज करवाया। एटीजी कैसे आता है वो रिवाइज करवाया। इनकम बेस्ड डिडक्शन में एटीडीडी बी रिवाइज करवाया, 80 क्यूक्यू भी रिवाइज करवाया, 80 क्यूक्यूबी में स्पेसिफिक क्वेश्चन भी डाला। सो बेसिकली एक पूरे के पूरे लाइक in 5 questions from deductions from GTI we have covered almost everything, and 80 डबल जी डबल भी किया, उस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन किया। तो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट मतलब 90% एवरीथिंग फ्रॉम डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। और बाकी अगर तुम लोग ने एक बार पढ़ भी लिया ना डिडक्शंस, तुम लोगों को एग्जाम में वो लिखने के लिए आ जाएगा, उसका टेंशन मुझे भी नहीं है, और तुम लोग भी इसका टेंशन मत लेना, खुद पे इतना तो भरोसा तुम लोग रख सकते हो, राइट? समझा कि नहीं बाबा? तो डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई एकदम एब्सोल्युटली डन एंड डस्टेड, एकदम चकाचक एकदम डन है। तो अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा होगा तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट बिलो द यूट्यूब वीडियो। सो यस प्लीज दोस्तों के साथ ये शेयर करना। और पहले बहुत सारे हम लोग ने चैप्टर्स कर लिए हैं, हम लोग सिर्फ आईएफओएस का भी चैप्टर करने वाले हैं। सो यस स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल दोस्तों, एंड ये हेल्पफुल लगता होगा तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड। पावा याद रखना, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ वो तुम लोगों के अच्छे के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों का लास्ट डे थोड़ा सा बेटर करने के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को लगता है कि इसमें से और भी कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए, तो प्लीज मार्क दोस क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज हम लोगों को मालूम है लास्ट डे प्रॉब्लम होता है, इसके लिए तेरा भाई इधर आया है। तो ये करना जरूरी है क्या 5 क्वेश्चंस? यस सर, क्यों? बिकॉज बाबा ने बोला करने का मतलब करने का, ठीक है कि नहीं? चलो दोस्तों आज के लिए इतने दोस्तों। दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।